Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, so we completed executive yesterday and takeaway points of executive as well. So today we are going to start the new chapter, rights, which is coming in your term 1. Okay. Okay. In everyday life, okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. In everyday life, we often talk of our rights. हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा बात करते हैं अपने हकों को लेकर के कि हमारे पास में कौन कौन से rights हैं. As members of a democratic country, we may speak of such rights as the right to vote, right to form political parties, the right to contest elections and so on. अब क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, इसके मेंबर्स हैं, हम सिटीजन है, तो हम इस तरह की बातें अक्सर किया करते हैं राइट्स को लेकर के कि हमें वोट करने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार है और इलेक्शन लड़ने का अधिकार है और इसी तरह की कई सारी चीजें. But apart from the generally accepted political and civil rights, people today are also making new demands for rights such as the right to information, right to clean air, or the right to safe drinking water. अब इस चीज के अलावा भी कुछ लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं किस तरह के राइट्स की कि हमें हक है इन राइट टू इंफॉर्मेशन, जानकारी हासिल करने का हक है, साफ हवा लेने का हक है, साफ पीने का पानी जो है मिलना चाहिए उसका भी हमें हक है. राइट्स आर क्लेम नॉट ओनली इन रिलेशन टू आवर पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइव्स बट आल्सो इन रिलेशन टू आवर सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप. अब जो हक होते हैं वो बेसिकली सिंपली इस चीज में ही नहीं होते हैं कि हमें पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में जो जीने का मौका है वो ही मिलना चाहिए, बल्कि हमारी सामाजिक और पर्सनल रिलेशनशिप जो है उसके अंदर भी हमें हक जो है वो दिए जाने चाहिए. Moreover, rights may be claimed not only for the adult human beings but also for children, unborn fetuses and even animals. अब इसके अलावा राइट्स जो है सिर्फ उनका अधिकार बड़े ह्यूमन बींग्स जो है अडल्ट उन्हीं को नहीं बल्कि बच्चों को भी है, जो अभी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनको भी है और इवन एनिमल्स को भी है. The notion of right is thus invoked in a variety of different ways by different people. इसीलिए ये जो नोशन है राइट्स को लेकर के ये जो चीज है वो अलग अलग वैरायटी में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से बताई गई है. इस चैप्टर के अंदर आप यही चीज एक्सप्लोर करोगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप देखोगे कि इन क्वेश्चंस के जवाब आप इजीली आंसर कर पाओगे. जैसे कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट्स, हमारा मतलब क्या होता है जब हम बात करते हैं राइट्स की. What is the basis on which rights are claimed? किस बेसिस पे हम हक मांगते हैं? What purpose do rights serve and why are they so important? Rights जो है वो किस पर्पस के लिए बने होते हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? ओके, सो आपको अगर इंट्रो में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई डाउट आया है तो यू कैन आस्क मी. No, ma'am. Okay, moving on. No. 5.1 What are rights? Rights क्या है? Right is essentially an entitlement or a justified claim. It denotes what we are entitled to as citizens, as individuals and as human beings. Right basically एक entitlement होता है, एक justified claim होता है जो हम करते हैं, एक justified तरीके से हम अपनी मांग जो रखते हैं वो होता है. इसमें ये बताया जाता है कि citizen के तौर पे हम किस किस चीजों के अधिकारी हैं, एक individual के तौर पे हम किस चीजों के अधिकारी हैं और एक human being के तौर पे हम किस चीज के अधिकारी हैं कि हमें वो चीजें मिलनी चाहिए. It is something that we consider to be due to us, something that the rest of the society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. ये कोई एक ऐसी चीज है जिसको हम मानते हैं कि ये हमारे ऊपर यानी कि हमें मिलना चाहिए, सोसाइटी को इस चीज को पहचानना चाहिए और ये हमारा लेजिटिमेट वैलिड बिल्कुल क्लेम है जो हमें पूरी तरह से मिलना चाहिए. दिस डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिजायरेबल इज अ राइट. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मेरी इच्छा है उसको मैं अपनी राइट की कैटेगरी में डाल करके मांगू. आई मे वांट टू वेयर द क्लोथ्स ऑफ माय चॉइस टू स्कूल रादर देन द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म. अब बच्चों के उसमें बोला जाए कॉन्टेक्स्ट में तो भाई कि बच्चे जो है वो अपनी इच्छा के कपड़े पहन के जाना चाहते हैं स्कूल बजाय यूनिफॉर्म के, तो वो उनका अधिकार नहीं है. ठीक है, वो चीज अधिकार की कैटेगरी में नहीं आएगी. I may want to stay out late at night, but this does not mean that I have a right to dress in any way I like at school or to return home when I choose to do so. अब मैं रात को बाहर रहना चाहती हूँ घर के जितनी भी देर तक मेरे को रहना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेरे को राइट है कि मैं घर कभी भी आऊं, ठीक है, जब भी मेरी इच्छा हो जब घर आऊं, या मेरी जो इच्छा है वो कपड़े पहन करके मैं स्कूल जाऊं.
ठीक है, यूनिफॉर्म की बजाय, तो वो चीजें राइट की कैटेगरी में नहीं आएगी. देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आई वांट एंड थिंक आई एम एंटाइटल्ड टू एंड व्हाट कैन बी डेजिग्नेटेड एज राइट्स. यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि क्या मैं चाहती हूँ और क्या मैं एंटाइटल्ड हूँ, यानी कि क्या मुझे मिलना चाहिए प्रिस्क्राइब तरीके से या वैलिडेट या लेजिटिमेट तरीके से. ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस है और जो बेसिकली एंटाइटल्ड वाली चीज होती है वो ही मानी जाती है राइट्स की कैटेगरी के अंदर. ठीक है, समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Rights are primarily those claims that I along with others regard to be necessary for leading a life of respect and dignity. Rights basically वो claims होते हैं जिसके अंदर हम समझते हैं चीजों को कि भाई ये एक अगर respectful और dignity सम्मान वाली जिंदगी जीनी है तो आपको कोई proper rights मिलने चाहिए. In fact, one of the grounds on which rights have been claimed is that they represent conditions that we collectively see as a source of self-respect and dignity. In fact, अब जिन भी बेसिस पर हम ये राइट मांगते हैं, जिन भी कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हुए मांगते हैं, वो कलेक्टिवली हमें बताता है कि क्या सोर्स क्या है हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का या डिग्निटी का. अब इसको एक एग्जांपल के साथ में कनेक्ट करके देखिए. फॉर एग्जांपल, द राइट टू लाइवलीहुड मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. यानी कि अगर आपके पास में नौकरी है तो आप एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक रखते हैं. बीइंग गेनफुली एम्प्लॉयड गिव्स अ पर्सन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड thus is central for his her dignity. अब ये कैसे है कि अगर आपके पास में एम्प्लॉयमेंट है तो आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी कि आप आर्थिक रूप से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप अपनी तरीके से चीजों को जो है खर्चा कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, आप अपनी सुख सुविधा बढ़ा सकते हैं, जो भी चीजें हैं. तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसमें आप सम्मान जो है वो पा सकते हैं. आपको किसी के सामने बेग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप किसी के फेवर, आपको किसी से फेवर लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है. सो यू आर मेंटेनिंग योर डिग्निटी एंड योर रिस्पेक्ट बाय अर्निंग योरसेल्फ. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है एक राइट की कैटेगरी में कि राइट टू लाइवलीहुड जो है वो माना जाता है कि उसकी वजह से आप एक डिग्निटी वाली लाइफ जो है वो जी सकते हैं. Having our basic needs met gives us freedom to pursue our talents and interests. अब जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास में एक तो फ्रीडम होना चाहिए कि हम प्रॉपरली अपने टैलेंट और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकें, और टेक द राइट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फ्रीली, या फिर जो हमारा हक है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उसको भी हम प्रॉपरली फंक्शन कर सकें या एक्सरसाइज कर सकें. This right gives us the opportunity to be creative and original, whether it be in writing or dance or music or any other creative activity. अभी जो फ्रीडम मिला हुआ है कि अपने टैलेंट को पूरा कर सको, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सको, अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, उससे होता क्या है, उससे आपको बेसिकली मौका मिलता है कि आप अपना क्रिएटिव साइड जो है, जो ओरिजिनल साइड है, उसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर सको, उसको और ज्यादा इवॉल्व कर सको. अब ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हो सकता है. अगर आपको लिखने का शौक है तो आप राइटिंग फील्ड में कुछ काम कर सकते हो, डांस करने का शौक है तो डांस में कर सकते हो, म्यूजिक है और भी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी है तो उसमें आप उस चीज को परस्यू कर सकते हो और अपने आप को और इवॉल्व कर सकते हो. But freedom of expression is also important for democratic government since it allows for the free expression of beliefs and opinions. अब freedom of expression जो है वो एक democratic government के अंडर कैटेगरी में भी आता है, जहां पे वो आपको एक्सप्रेस करने के लिए अपने जो आपके जो विश्वास हैं या जो आपकी ओपिनियंस है उनको एक्सप्रेस करने का हक देते हैं. Rights such as the right to be a livelihood or freedom of expression would be important for all human beings who live in society and they are described as universal in nature. इसीलिए ये जो हक है राइट टू लाइवलीहुड, यानी आपको जीवनी जो है जिनकी नौकरी करने का हक है वो, और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला जो हक है वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे वो समाज के अंदर एक सम्मानजनक जीवन जी सके. और ये ही चीज डिस्क्राइब्ड है प्रॉपरली यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि एज इन की ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चीज जो है वो कॉमन मानी गई है. इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पैराग्राफ यू कैन आस्क मी. No, ma'am. No. What about others? No, ma'am. Do I have to call each one of you by your name and ask कि आपको समझ आया या नहीं आया every time?
every day. You can use the chat option to reply if you are not comfortable unmuting yourself and then saying it. Let's forget it. Another ground on which rights have been claimed is that they are necessary for our well-being. जो दूसरे ग्राउंड पे हम हक मांगते हैं वो ये है कि हमारी जो चीजें हैं हमारी सही, हम सुरक्षित रहें, हम सेफ रहें, उसके बेसिस पे मांगा जाते हैं। दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड स्किल। यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है उनको हक मिलना चाहिए इस तरह का कि वो अपने टैलेंट्स और स्किल को डेवलप कर सके। अ राइट like the right to education, for instance, helps to develop our capacity to reason, gives us useful skills and enable us to make informed choices in life. अब जो हक है जैसे कि राइट टू एजुकेशन की शिक्षा का अधिकार सबको है, वो वाली चीज हमें प्रॉपरली क्या प्रोवाइड कराती है, हमें डेवलपमेंट जो है अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से हमें डेवलप करने का अधिकार दिला रही है, हमें अपॉर्चुनिटी दिला रही है, मौके मिल रहे हैं। साथ ही साथ इन्हीं स्किल्स को हम जब डेवलप कर लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ के अंदर कौन सी चॉइसेस जो हैं बेसिकली वो चूज करनी है उनके बारे में भी हमें मौका मिलता है। इट इज इन दिस सेंस दैट द एजुकेशन कैन बी डेजिग्नेटेड एज यूनिवर्सल राइट। इसीलिए इसी सेंस में बोला जाता है कि शिक्षा का अधिकार यूनिवर्सल राइट है और ये सबको होना चाहिए। हाउएवर इफ एनी एक्टिविटी इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ एंड वेलबींग इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा राइट की हम डिमांड कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए खतरा है या हमारी वेलबींग के लिए खतरा है, तो उसको हम राइट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। फॉर इंस्टेंस, सिंस मेडिकल रिसर्च हैज शोन दैट द प्रोहिबिटेड ड्रग्स आर इंजूरियस टू one's health and since they affect our relations with others, we cannot insist that we have a right to inhale or inject drugs or smoke tobacco. अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मेडिकल रिसर्च के तहत ये निकल के आया है कि कुछ ड्रग्स जो है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं एक व्यक्ति की हेल्थ के लिए, या जो उसका असर पड़ता है दूसरे व्यक्ति के साथ में रिलेशंस पर, तो इन चीजों को हमारे यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया है, यानी कि रोक लगाई गई है। और ये चीज जो है ये हक की कैटेगरी में नहीं आ सकता कि भाई हम जाके डिमांड करें कि नहीं हमें तो ये ड्रग्स जो है वो इनहेल करनी है या इंजेक्ट करनी है या टबैको जो है वो स्मोक करना है। In the case of smoking, it may even be injurious to the health of the people who may be around the smoker. अगर स्मोकिंग के केस में देखा जाए तो जो स्मोक कर रहा है उसको उसकी हेल्थ को तो खतरा ही, साथ साथ उसके आसपास के जो लोग हैं जो स्मोक को यानी जो धुआं वो निकाल रहा है उसको इनहेल कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए भी खतरा है। Drugs may not only injure our health, but they also sometimes change our behavior patterns and make us a dangerous to other people. Drugs inhale या inject करने से सिर्फ उस व्यक्ति को ही खतरा नहीं होता, कई बार उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी खतरा होता है, क्योंकि जो ड्रग्स ले रहा है उसका बिहेवियर पैटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वो दूसरे लोगों के लिए खतरा पैदा कर देता है। In terms of our definition of rights, smoking or taking banned drugs cannot be claimed as a right. अब अगर हमारी जो डेफिनेशन है राइट्स की उसमें देखा जाए तो ड्रग्स फूकना और साथ साथ ड्रग्स इंजेक्ट करना जो बैन है उनको आप हक की कैटेगरी में ला करके नहीं मांग सकते। इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now, where do rights come from? अब ये rights जो हैं ये आते कहाँ से हैं? In the 17th and 18th centuries, political theorists argue that the rights are given to us by the nature or God. अब 17th और 18th सेंचुरी के अंदर ये चीज क्लेम की गई थी पॉलिटिकल थियोरिस्ट जो थे उस समय में कि भाई राइट्स जो है वो हमें भगवान ने दिए हैं, यानी कि ये प्रकृति ने दिए हैं। The rights of men were derived from natural law. Rights जो है ये निकाले गए natural law से. This meant that the rights were not conferred by a ruler or society. Rather, we are born with them. यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि नेचुरल लॉ है, इसका कहने का सिंपल ये मतलब है कि भाई कोई रूलर या सोसाइटी हमारे रूल्स जो हमारे राइट्स हैं उनको डिसाइड नहीं करती, ये हमें
हमारे पैदा होने से ही मिल जाते हैं। As such, these rights are inalienable and no one can take these away from us, क्योंकि ये rights जो हैं ये inalienable है और कोई भी हमसे ये नहीं ले सकता। They identify three natural rights of men. इन्होंने यहाँ पे 3 rights जो हैं वो men के बताए हैं। Right to life, liberty and property, इसके अंदर जीने का हक, लिबर्टी से, फ्रीडम से और प्रॉपर्टी से, ठीक है, प्रॉपर्टी हासिल करने का हक जो है वो दिया गया है। ऑल अदर राइट्स वर सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक राइट्स, और बाकी के राइट्स जो है वो बेसिक राइट्स की कैटेगरी के अंदर डाल करके डिराइव किए गए हैं। The idea that we are born with certain rights is a very powerful notion because it implies that no state or organization should take away what has been given by the law of nature. अब ये आइडिया कि भाई हमें तो पैदा होते ही ये राइट्स मिल गए थे, ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल पॉइंट रखता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमसे ये राइट नहीं ले सकती, क्योंकि ये तो हमें प्रकृति ने दिए हैं। This conception of natural right has been used widely to oppose the exercise of arbitrary power by states and government and to safeguard individual freedom. अब ये जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट्स वाला, ये ऐसे यूज किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है जब हमारे पास में पॉइंट होता है कि भाई मनमाने तरीके से सरकार या स्टेट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम को हमें वायलेट कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, तो हम ये रखते हैं पॉइंट कि भाई ये तो लॉ ऑफ नेचर है, ये तो हमें प्रकृति ने दिए हैं, और इसी तरीके से इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति का फ्रीडम जो है उसको हम सेव कर पाते हैं। इस पैराग्राफ में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. In recent years, the term human rights is being used more than the term natural rights. अब पिछले बीते कुछ सालों में ह्यूमन राइट्स जो शब्द है उसका ज्यादा इस्तेमाल किया गया बजाय नेचुरल राइट्स के। दिस इज बिकॉज द आइडिया ऑफ देयर बीइंग अ नेचुरल लॉ, there being a natural law or a set of norms that are laid down for us by nature or God appears unacceptable today. अब ऐसा क्यों किया गया है कि ज्यादातर नेचुरल ह्यूमन राइट्स का इस्तेमाल किया जाता है बजाय नेचुरल राइट्स के? वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो आइडिया है कि नेचर के द्वारा हमें ये सब दिए गए हैं, ठीक है, उनके साथ में जो हमारे नॉर्म्स है वो प्रॉपरली मैच नहीं करते, ठीक है, और वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। इसीलिए राइट्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज अ गारंटीज दैट ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स सीक और अराइव एट इन ऑर्डर टू लीड अ मिनिमली गुड लाइफ। इसीलिए राइट्स जो है बेसिकली उनको बोला जाता है ह्यूमन राइट्स के तौर पे, क्योंकि वो है वही इकलौती चीज है जो हमें गारंटी देती है कि ह्यूमन बीइंग के तौर पे हम मांग सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं एक मिनिमली गुड लाइफ, यानी कि जी सकते हैं एक मिनिमली गुड लाइफ, अगर हम बात करें एज ए ह्यूमन राइट्स की बजाय नेचुरल राइट्स की। इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। मैम, यस मैम ये जो लाइन है दिस इज बिकॉज द आइडिया, मैम इसके अंदर अनएक्सेप्टेबल कैसे है ये? अनएक्सेप्टेबल कैसे है? आप भगवान के नाम पे हर चीज को बोल करके मांग नहीं सकते ना कि नहीं ये तो भगवान ने दिया हुआ है। भगवान ने कोई एक आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे रखा ना कि भाई आपकी ये चीजें जो है मैं आपको दे रहा हूँ, या प्रकृति जो है वो ये चीज नहीं बोल रही, इसलिए अनएक्सेप्टेबल है। यस मैम। The assumption behind human right is that all persons are entitled to certain things simply because they are human beings. Assumption लगाना कि human rights जो है वो basically सारे लोगों को मिलने चाहिए, क्यों? क्योंकि वो human beings हैं। As a human being, each person is unique and equally valuable. हर human being जो है, क्योंकि वो इंसान है इसलिए वो यूनिक भी है और वो इक्वली वैल्यूएबल भी है, उसकी अपने आप में वैल्यू है, बाकी इंसानों के कंपैरेटिवली वो भी इक्वली वैल्यूएबल है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्संस आर इक्वल एंड नो वन इज बोर्न टू सर्व अदर्स। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो इक्वल है और कोई भी व्यक्ति जो है किसी और को सर्व नहीं करेगा, उसकी सेवा नहीं करेगा। Each of us possesses an intrinsic value, hence we must have equal opportunities to be free and realize our full potential. हर एक व्यक्ति जो है हम उसकी अलग यूनिक वैल्यू होती है, इसीलिए हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मौके मिलने चाहिए कि वो फ्री और पूरे तरीके से अपना पोटेंशियल जो है उसको रियलाइज करके यूज कर सके, यानी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से महसूस करके उनका पूरी तरीके से यूज करके अपने आप को फायदा पहुंचा सके। This conception of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequalities based on race and caste and religion and gender. अब ये जो conception है कि भाई फ्री है, इक्वल है, ये लगातार यूज हो रहा है और जो हमारे समाज के अंदर रेसिज्म, कास्टिज्म और रिलीजन को लेकर के, जेंडर को लेकर के जो इनइक्वालिटीज फैली हुई है उसको चैलेंज कर रहा है ये कॉन्सेप्ट।
कि भाई आपको इक्वली ट्रीट करना है सबको, क्योंकि हम सब भले ही लड़का हो या लड़की हो, मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो रेसिज्म होता है रंग के ऊपर लेकर के या कास्ट को लेकर के या रिलीजन को लेकर के, वो चीज हटा देनी चाहिए, क्योंकि सब इक्वल है, क्योंकि सब ह्यूमन बींग्स हैं. Today, the UN Universal Declaration of Human Rights builds upon this understanding of rights and its attempt to recognize those claims that the world community collectively sees as being important for leading a life of dignity and self-respect. अब जो UN ने डिक्लेरेशन दिया हुआ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स को लेकर के, वो इन्हीं बेसिस पर है कि भाई सारे राइट्स जो हैं उनको समझा जाए और रिकॉग्नाइज किया है उन्होंने कि भाई वर्ल्ड के अंदर जितने भी कम्युनिटीज हैं उनको कलेक्टिवली ऐसे देखा जाए कि वो सब इम्पोर्टेंट है और वो एक सम्मानजनक रिस्पेक्ट के साथ में एक लाइफ जी पाए. इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई डाउट आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैम इसमें जो ये रेस लिखा है ये कलर के ऊपर है ना? जी हाँ बिल्कुल. रेसिज्म जो बेसिकली देखा जाता है अफ्रीकन अमेरिकन और इंडियंस और एशियंस जो होते हैं, अलग अलग रेस के लोग जो होते हैं, अलग अलग कलर, अलग अलग बॉडी फीचर जो होता है, उनके बीच में देखा जाता है. जैसे कि पिछले लास्ट ईयर आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर जो है रेसिज्म, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो स्लोगन था वो बहुत ज्यादा चल रहा था, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति थे जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थे, बेसिक वो नेटिव नहीं थे वहां के. उनके साथ में एक वाइट अमेरिकन जो था उसने बहुत ही गलत चीज करी थी और उस चीज की वजह से उनकी डेथ हो गई थी. तो इस चीज को आप समझ सकते हो रेसिज्म कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है. यस मैम, थैंक यू. Okay. The notion of universal human rights have been oppressed by the people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and rights. अब ये जो notion है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, ये दबाया भी गया है, ऑप्रेस भी यूज किया गया है उन लोगों के द्वारा जो जिनको बहुत ज्यादा दबाया गया है वर्ल्ड के अंदर. उन्होंने चैलेंज करा है कानून को कि भाई उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने इसका नाम लेकर के कई बार challenge किया है. In fact, it is through the struggles of groups that have felt excluded that the interpretation of existing rights has sometimes been altered. ये इनफैक्ट उन लोगों की तरह ज्यादा यूज किया गया है जो संघर्ष करा है, जिन्होंने ग्रुप्स ने, जिनको हटा दिया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, जो वहां पे एग्जिस्टिंग राइट्स थे उसमें से कि नहीं आपको हक नहीं है ये. जैसे कि आपने अगर सुना हो अपार्थाइड जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा चला करता था, क्योंकि जो व्हाइट लोग थे उन्होंने कुछ सर्टेन राइट्स अपने लिए रख रखे थे और जो ब्लैक लोग थे उनको नहीं मिलते थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके साथ में वो चीज थी कि वो व्हाइट नहीं है. ठीक है, उनको स्लेव्स की तरह भी ट्रीट किया जाता था. तो इस तरह की जब चीज कहीं देखी जाती है तो वहां पर चैलेंज किया जाता है. फिर किसके नाम पर? यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के नाम पर. Slavery has, for instance, been abolished, but there are other struggles that have only had a limited success. भले ही स्लेवरी जो है एग्जाम्पल के तौर पर वो पूरी तरह अबॉलिश कर दी गई, लेकिन और भी कई स्ट्रगल्स हैं, संघर्ष हैं जो अभी भी उनको पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिली है, खत्म नहीं हुआ. Even today there are communities struggling to define humanity in a way which includes them. आज भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं कि उनको भी ह्यूमैनिटी वाली कैटेगरी के अंदर रखा जाए. आज भी ऐसे लोग हैं जो उस चीज को नहीं मानते कि वो उसके अंदर आता है. इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे. आज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो we'll end this class today over here. Please conjure up your problems related to the topics. We will discuss all of your problems in our tomorrow's class. So now I'm going to send you a link for your next class.